देखिए, कल आपका शुरू किया गया था डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में, और उसमें आपका कई चीज़ें कल बताई गई थी। फिर एक बार 2-4 मिनट उसका रिवीजन कर लीजिए, तब आगे बढ़ा जाए। देखिए, दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में एक तो पहले जानिए डॉक्यूमेंट की परिभाषा। तो दस्तावेज की परिभाषा आपका बताया गया धारा 3 में दी गई है। तो किसी विषय को किसी पदार्थ पर चाहे अंक द्वारा या अक्षर द्वारा या चिन्ह द्वारा अभिलिखित किया गया हो और इरादा ये हो कि भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी तो लेखन के रूप में इसका हम यूज करेंगे। इसके बाद आपका बेस्ट महोदय का उदाहरण बताया गया जो पूछा जाता है, और लकड़ी का पटरा का उदाहरण आ चुका है, या आपका उसमें जो उदाहरण देखेंगे, या दीवार पर चिन्ह बनाना, ये भी आ चुका है। इसके बाद हम बताए थे कि दस्तावेज दो प्रकार का होता है। एक आपका लोक दस्तावेज यानी कि सरकारी डॉक्यूमेंट, जिसकी परिभाषा आपका 74 में दी गई है। और एक जो डॉक्यूमेंट होता है प्राइवेट, जिसकी परिभाषा आपका बताया गया था कि 75 में दी गई है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, आपका सेक्शन मिलाने के लिए कई बार आया है। तो 74 और 75। इसके बाद दस्तावेजी साक्ष्य बताया गया था कि इसी दस्तावेज को जब साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो उसे दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाएगा। और दस्तावेजी साक्ष्य आपका प्रकार बताया गया था, दो प्रकार का होता है। एक मूल कॉपी या ओरिजिनल कॉपी, या उसको हम कहते हैं प्राथमिक साक्ष्य। और दूसरा फोटोस्टेट कॉपी कहिए, या आपका द्वितीयक साक्ष्य भी कह सकते हैं, या सहायक या सेकेंडरी या निकृष्ट साक्ष्य कहते हैं। यानी कि सेकेंडरी एविडेंस या द्वितीयक साक्ष्य बताया गया था। फिर आपका जो बताया गया था कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को न्यायालय में कैसे साबित किया जाएगा, तो इसके लिए 61 काम करेगी, या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या आपका द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को कैसे प्रूफ किया जाएगा कोर्ट में, तो या तो प्राइमरी एविडेंस द्वारा या सेकेंडरी एविडेंस द्वारा। फिर जो आपका पूछा गया था पिछली बार कि प्राथमिक दस्तावेज की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है, तो कल बताया गया था वह आपका सेक्शन है 62। फिर द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो कल बताया गया था आपका 63। 63 में आपका बताया गया था कि कितने प्रकार के साक्ष्य को सेकेंडरी या सहायक या निकृष्ट साक्ष्य माना गया है, तो 5 प्रकार, पांचों याद करके जाना है। फिर आपका 64 बताया गया था कि सामान्य नियम यह है कि न्यायालय में बेस्ट एविडेंस प्रस्तुत करना चाहिए। और बेस्ट एविडेंस होता कौन है, तो अगर दस्तावेजी मौखिक में पूछे तो कल बताया गया था कि दस्तावेजी मारिए। और अगर आपका प्राथमिक और द्वितीयक में आ जाए कि इसमें बेस्ट एविडेंस कौन है, तो आप प्राथमिक मारिए। तो प्राथमिक जो दस्तावेज होता है मूल कॉपी, सामान्यतः पहले उसको पेश किया जाना चाहिए, और आपवादिक दशाओं में ही द्वितीयक साक्ष्य को पेश किया जाएगा। तो आपका माने अगर सर्वोच्च साक्ष्य उपलब्ध है तो उसी को पेश किया जाना चाहिए। और सर्वोत्तम साक्ष्य कौन है, प्राथमिक, तो ये किस सेक्शन में बताया गया है, तो आपका 64। एक लाइन 64 में ये भी बताया गया है कि अपवादिक दशाओं को छोड़कर दस्तावेजों की अंतर वस्तुओं को जो साबित किया जाएगा वह प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा। तो अपवादिक दशा कहाँ दी गई है, जहाँ की प्राथमिक साक्ष्य नहीं देकर
हम सेकेंडरी या द्वितीयक या गौण या सहायक साक्ष्य दे सकते हैं, तो वह जो कंडीशन दी गई है आपका अगली धारा में दी गई है, यानी कि 65। अब हमें शुरू करना है, आपका 65 सेक्शन शुरू करना है, यानी कि धारा 65 पर डायरेक्ट आ जाना है। बैठिए भाई जल्दी। देखिए, धारा 65 पढ़ने से पहले फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए। आपका धारा 61 से शुरू किया जाएगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। 61 जो बताती थी धारा, ये बताती है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीयक द्वारा साबित किया जा सकेगा। द्वितीयक साक्ष्य किसे कहा जाएगा? अगर कोई दस्तावेज है और धारा 63 के अंतर्गत आ जाता है, उसी को हम सेकेंडरी एविडेंस या द्वितीयक साक्ष्य कहेंगे। ये आपका कल बताया गया था। अब इस द्वितीयक साक्ष्य को सदैव कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। इसे साक्ष्य के रूप में तभी पेश किया जा सकता है जब धारा 65 की 7 दशाओं में से कोई दशा विद्यमान हो। इसका मतलब ये हुआ कि फिर एक सेक्शन कल बताया गया था, 104 से कोरिलेट करके पढ़ेंगे कि आपका जो व्यक्ति या जो पक्षकार द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा, सबूत का भार उसी पर होगा कि वह साबित करे कि जो मैं साक्ष्य द्वितीयक पेश कर रहा हूँ, तो धारा 65 में जो 7 कंडीशन है उसमें से कोई कंडीशन विद्यमान है, अतः हमारा द्वितीयक साक्ष्य साक्ष्य में स्वीकार किया जाए। तो कौन सा सेक्शन आपका कल बताया गया था? 104। फिर आपका यानी कि पहला नियम याद रखिए। बैठिए हो। पहला नियम ये याद रखना है कि सबसे पहले पक्षकार को ये साबित करना पड़ेगा कि वह जो सेकेंडरी एविडेंस पेश करना चाहता है वह धारा 63 के 5 क्लाज में से किसी में सेट होता है। उसके बाद उसे साबित ये करना पड़ेगा कि धारा 65 में दी गई 7 दशाओं में से कोई एक दशा विद्यमान है, अतः हमारा सेकेंडरी एविडेंस या द्वितीयक साक्ष्य जो दस्तावेजी हैं उसे स्वीकार किया जाए। अब ये है कि अगर प्राथमिक साक्ष्य ही अवैध हैं या प्राथमिक साक्ष्य स्वीकार करने लायक नहीं है, तो क्या द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार किया जा सकता है कि नहीं? तो फिर एक बार याद रखिए, यदि प्राथमिक साक्ष्य अवैध है तो द्वितीयक साक्ष्य भी क्या माना जाएगा? अवैध। यानी कि अगर मूल ही अवैध है तो जो ये सहायक बातें होती हैं वह भी अवैध मानी जाएंगी, वैध नहीं मानी जाएंगी। तो आइए 65 निकाल लीजिए भाई। आपका 65 में जो कंडीशन है, देखिए धारा 65 में 7 कंडीशन है और फिर एक नया भी कॉन्सेप्ट बनाना है इसमें 7 कंडीशनों में कि धारा 65 जो है वह दो बातें बताती हैं। पहली तो वे अवस्थाएं बताती हैं, वे कंडीशन बताती हैं जिसमें आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। दूसरी बात जो इसमें बताई गई है कि जब आप द्वितीयक साक्ष्य देंगे तो वह द्वितीयक साक्ष्य किस प्रकार का होगा, यानी कि कौन द्वितीयक साक्ष्य देंगे। जैसे कि अगर कोई लोक दस्तावेज है, उसकी प्रमाणित प्रति आपको मिली है, तो द्वितीयक साक्ष्य के रूप में आप क्या प्रस्तुत करेंगे? तो धारा 65 ये बता देती है कि द्वितीयक साक्ष्य में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो केवल क्या करेंगे? आप प्रमाणित प्रति। यानी कि मान लीजिए कोई सरकारी दस्तावेज था, आपने सूचना के अधिकार के तहत मांगा, प्रमाणित कॉपी सरकार के अधिकारियों ने आपको दिया,
तो कोई कॉपी अब कोर्ट में नहीं पेश करेंगे। कौन सी इसमें पेश करेंगे कॉपी द्वितीयक साक्ष्य के रूप में? तो केवल प्रमाणित प्रति यानी कि सर्टिफाइड कॉपी या आपका और कोई कॉपी आपका द्वितीयक साक्ष्य नहीं मानी जाएगी। अब देखिए आपका 65 की पहली दशा जब पढ़िएगा, फिर एक बार याद रखिए 565 ए पढ़िएगा तो इसी के साथ आपका आबली करके 66 पढ़ना है और इसी के साथ आपका 163 भी पढ़ना है। यानी कि 65 ए की पूरक धारा अलग से भी क्वेश्चन बनता है, कौन है? तो वह 66 है। और जो दस्तावेज सेकेंडरी पेश किया गया है उसके लिए आपका फिर एक सेक्शन काम करेगा, आपका 163। और इसी के साथ आपका एक और धारा पढ़ लीजिएगा 104 और इसी के साथ एक और धारा 136। फिर एक बार देखिए 65 का क्लाज ए जब भी पढ़िए तो आप इसी के साथ धारा 66 पढ़ेंगे, फिर इसके साथ धारा 163 तुरंत पढ़ाई जाएगी, उसके बाद 104 धारा एविडेंस की और 136। इतनी धाराएं पहले कंसेप्ट बना लीजिए तब बैरक शुरू किया जाए। आपका पहला ये है कि जो पक्षकार द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है उसे यह कोर्ट में सबसे पहले साबित करना होगा कि जो आपका 7 कंडीशन हम बताएंगे अभी 2-4 मिनट में, जो 7 कंडीशन 65 में दी गई हैं उसमें से कोई एक कंडीशन हमारे मामले में अप्लाई होती है। तो ये बात साबित करने का भार किस पर होगा? तो ये कौन सा सेक्शन बताएगा? 104 बताएगा। और ये बात प्रूफ करने का दायित्व किस पर होगा? तो जो पक्षकार न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उसका सेकेंडरी एविडेंस स्वीकार कर ले, लेकिन न्यायालय इस नियम को शिथिल कर सकता है, छूट नहीं दे सकता। मैं फिर बता दूं, इस नियम को शिथिल कर सकता है और धारा 136 के तहत द्वितीयक साक्ष्य को पहले स्वीकार कर सकता है और ये कह सकता है कि धारा 65 की 7 दशाओं में से कोई एक दशा विद्यमान थी, ये आप बाद में साबित करिएगा। यानी कि धारा 104 के नियम में छूट पूरी तरह नहीं दी जा सकती। हाँ, इस नियम को शिथिल किया जा सकता है और शिथिल करके द्वितीयक साक्ष्य पहले न्यायालय क्या कर सकता है? स्वीकार कर सकता है, ग्रहण कर सकता है किस धारा के तहत? 136 के तहत। और कह सकता है कि आप बाद में साबित करिएगा कि धारा 65 की 7 कंडीशन में से कोई कंडीशन क्या थी? विद्यमान। तो भाई छूट नहीं दी जाएगी पूरी तरह। मैं फिर बता दूं, इसी प्रकार मृत्युकालिक कथन का भी उदाहरण कल बताया गया था कि जो पक्षकार ये न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय मृत्युकालिक कथन को स्वीकार करे तो सबसे पहले उसे साबित करना होगा कि जिस व्यक्ति का ये कथन है वह व्यक्ति अब मर गया है। तो मर गया है तो कौन सी धारा में साबित करिए कि मर गया है? 104। लेकिन न्यायालय इस नियम को शिथिल कर सकता है किस सेक्शन के तहत? 136 के तहत। पहले मृत्युकालिक कथन को स्वीकार कर ले और ये कह दे कि आप ये व्यक्ति मर गया है जिसका कथन है, ये बाद में साबित करिएगा। लेकिन फिर लास्ट में याद रखिए, क्या छूट दी जा सकती है कि नहीं? नहीं, नियम को बस शिथिल किया जा सकता है किस सेक्शन के तहत? 136। लेकिन पूरी तरह छूट नहीं दी जा सकती। आपका मृत्यु साबित करना अनिवार्य है, भले ही आप कब करिए, पहले न करके आपका बाद में करिए। फिर बैक होइए आपका 65 बेरक से शुरू किया जाए। अब देखिए धारा 65 निकालिए भाई। कॉन्सेप्ट आपका अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में
द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। तो बेयरेट कहता है कि किसी दस्तावेज के अस्तित्व, अस्तित्व माने एग्जिस्ट होना यानी कि मौजूद होना, या दूसरा दशा यानी कि दस्तावेज की कंडीशन के बारे में। तीसरा आपका कहा गया है, आपका शब्द जो है वह आपका अंतर वस्तु। अंतर वस्तु का मतलब ये हुआ कि दस्तावेज के अंदर क्या लिखा गया है। फिर एक बार देखिए, धारा 65 में दस्तावेज का अस्तित्व है, दस्तावेज की कंडीशन क्या है, या दस्तावेज के अंदर क्या लिखा गया है। इसका द्वितीयक साक्ष्य यानी कि द्वितीयक साक्ष्य का मतलब हुआ कि धारा 63 के तहत जो 5 प्रकार के द्वितीयक साक्ष्य दिए गए हैं, वह द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकता है। तो निम्नलिखित अवस्थाएं बार बार बताई जा रही हैं। कितनी कंडीशनों में दिया जा सकता है? 7 दशाएं। अब पहला देखिए, पहला ही थोड़ा कठिन है। जबकि यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्ति के अधीन है। पहला समझिए भाई, आपका देखिए आपका क्या क्या शब्दों को आपका थोड़ा पकड़ना है। सब देखिए, जबकि यह दर्शित कर दिया गया हो यानी कि न्यायालय में यह दर्शित कर दिया गया हो या न्यायालय को प्रतीत हो। तो पहले एक उदाहरण भी बना लिया जाए। मान लीजिए दो पक्षकार हैं, ए तथा बी, और ए चाहता है कि हम बी के खिलाफ द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत कर दें। तो पहले लाइन में तो ये आया, ए को साबित करना पड़ेगा कि जो मैं साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूँ वह साक्ष्य सेक्शन 63 में द्वितीयक साक्ष्य की कैटेगरी में आता है। उसके बाद आपका 65 की 7 दशाओं में से एक दशा साबित करनी होगी। और पहली दशा देखिए क्या है, ए को क्या दिखाना पड़ेगा, या तो न्यायालय में ए यह दर्शित कर दे या न्यायालय को प्रतीत करवा दे। अभी बता रहे हैं, सब पहले तोड़ लिया जाए बेरे। यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता है कि जो मूल है यानी कि जो मूल कापी है, जो ओरिजिनल कापी है। ओरिजिनल कापी मतलब कि कौन सा साक्ष्य है? प्राथमिक, यानी कि प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा कहाँ दी गई है? 62। यानी कि जो मूल है यानी कि जो प्राथमिक आपका साक्ष्य है ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्त्याधीन है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के या तो पजेशन में है, कब्जे में है, या कंट्रोल में है। कंट्रोल यानी कि शक्त्याधीन है, यानी कि उसके उस शक्त्याधीन का मतलब हुआ उसके शक्ति के अधीन है। अब यहाँ पहले इतना सब समझिए तब आगे बढ़ा जाएगा। धारा 65 का जो पहला क्लाज है ये बताता है कि जो पक्षकार ये न्यायालय से चाहता है कि उसका द्वितीयक साक्ष्य न्यायालय स्वीकार करे, उस पक्षकार द्वारा यह प्रूफ न्यायालय में किया जाएगा। यानी कि या तो वह पक्षकार क्या करे, कोर्ट में यह दर्शित कर दे। दर्शित कर दे का मतलब ये हुआ कि न्यायालय में प्रूफ कर दे, साबित कर दे। फिर एक बार समझिए, दर्शित का मतलब कि न्यायालय में साबित कर दे, और प्रतीत होता है का मतलब कि न्यायालय में पूरी तरह ये बात तो वह प्रूफ नहीं किया, लेकिन न्यायालय के मन में एक संदेह जरूर पैदा कर दिया, यानी कि संभावना पैदा कर दिया। अर्थात ये चाहता है कि द्वितीयक साक्ष्य वह पेश करे, तो न्यायालय में या तो क्या कर दिया है, पूरी तरह साबित, या न्यायालय के मन में एक संभावना या संदेह पैदा कर दिया है। दर्शित, फिर एक बार देखिए, प्रतीत होता है मतलब कि पूरी तरह साबित नहीं हुआ, बस एक क्या बना दिया आपका साक्ष्य द्वारा, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना।
तो या तो पूरी तरह कोर्ट में ये साबित करे या न्यायालय के मन में क्या बना संदेह उत्पन्न कर दे, क्या कि जो मूल कॉपी है यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वह आपका, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किस सेक्शन में जाएगा, 62 में। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वह ऐसे व्यक्ति के या तो कब्जे में है या नियंत्रणाधीन है। कब्जे में है का मतलब कि ये अगर कहता है कि हजूर हमारा द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार किया जाए, तो अगर ये यह दिखा देता है कि हजूर मूल कॉपी किसके कब्जे में है, बी के, और बी को हमने सूचना दी लेकिन सूचना के बाद भी बी मूल कॉपी प्रस्तुत नहीं किया, अतः हमारा जो सेकेंडरी एविडेंस है उसे स्वीकार कर लिया जाए। अभी हम सूचना दिलवाएंगे। दूसरा, या तो कब्जे में है यानी कि बी के पोजीशन में आधिपत्य में है, या नियंत्रणाधीन है या शक्त्याधीन है। ये शब्द थोड़ा समझना है। ये साबित करे कि हजूर जो डॉक्यूमेंट है वह बी के तो कब्जे में नहीं है, लेकिन बी ऐसी हैसियत में है कि अगर बी चाहे तो उस दस्तावेज को न्यायालय में प्रस्तुत करवा सकता है। यानी कि हो सकता है कि बी के क्लर्क के पास हो, बी के पुत्र के पास हो, बी के पत्नी के पास हो, बी के लिपिक के पास हो, यानी कि सीधे बी के तो कब्जे में नहीं है, अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, लेकिन बी का उस अन्य व्यक्ति पर कुछ न कुछ कंट्रोल है और बी चाहता तो मूल कॉपी क्या करता, अन्य लोगों से मंगाकर कोर्ट में पेश कर सकता। तो दोनों बातें याद रखिए। कब्जे में है मतलब वह स्वयं रखा है, और सत्याधीन है का मतलब ये हुआ कि बी के कब्जे में तो नहीं है, दूसरे व्यक्ति के मूल कॉपी कब्जे में है, लेकिन जिस व्यक्ति के कब्जे में है बी उस पर कुछ न कुछ नियंत्रण रखता है और बी शक्ति रखता है, और बी अगर चाहता तो वह मूल कॉपी क्या हो जाती, आ जाती, और भी नहीं चाह रहा है सूचना देने के बाद भी, तो हमारा कौन सा साक्ष्य स्वीकार कर लीजिए, द्वितीयक। अब अगला शब्द देखिए, शक्त्याधीन है। इसके बाद आपका तीन बातें बताई गई हैं। जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना इप्सित है। इप्सित माने डिजायर किया गया है, डिजायर यानी कि चाहा गया है, यानी कि इसका मतलब पहला पॉइंट आया, फिर एक बार पहला पॉइंट पर समझिए। ये चाहता है कि वह द्वितीयक साक्ष्य न्यायालय में पेश करे, तो पहली बात 65 के ए में साबित करनी पड़ेगी, अगर चाहता है 65 ए में लाना, कि हजूर जो मूल कॉपी है, माने न्यायालय में यह दर्शित करे या न्यायालय के मन में संदेह उत्पन्न कर दे कि हजूर जो मूल कॉपी है वह ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है या सत्याधीन है जिसके विरुद्ध हम उस दस्तावेज की अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु को क्या करना चाहते हैं, साबित। यानी कि अगर ये चाहता है कि वह द्वितीयक साक्ष्य पेश करे, तो ए को यह दिखाना पड़ेगा कि हजूर हम बी के खिलाफ इस दस्तावेज की अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु को साबित करना चाहते हैं, और जो मूल कॉपी है वह बी के या तो कब्जे में है या क्या है, सत्याधीन। और बी को मूल कॉपी प्रस्तुत करने के लिए हमने किस सेक्शन के तहत सूचना दे दी है, 66 के तहत, और फिर भी वह मूल कॉपी नहीं लाया है, ओरिजिनल कॉपी नहीं लाया, प्राथमिक दस्तावेज को नहीं लाया, अतः हमारा जो सेकेंडरी एविडेंस है, द्वितीयक साक्ष्य है या सहायक या निकृष्ट कहिए, उसे क्या कर लिया जाए, स्वीकार। पहला है ये, यानी कि बी के खिलाफ हम पेश करने, साबित करने वाले हैं, और मूल कॉपी किसके कब्जे या नियंत्रण में है, बी के,
और बी को हमने किस सेक्शन के तहत सूचना दी है, 66 के तहत। बी पेश किया कि नहीं किया, नहीं किया, तो हमारा कौन सा साथ स्वीकार कर लिया जाए, द्वितीय। इसी में देखिए आपका फिर दूसरा देखिए क्या कहता है। ये अगर ये साबित कर दे कि या तो दर्शित कर दे या न्यायालय के मन में एक संदेह पैदा कर दे कि हजूर जो ये ओरिजिनल कॉपी है, जो ये मूल कॉपी है, ऐसे व्यक्ति के पजेशन में है या शक्ति के अधीन है जो न्यायालय की आदेशिका के पहुंच के बाहर है। यानी कि दूसरा पॉइंट ये आया कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जो न्यायालय की आदेशिका के पहुंच के क्या है, बाहर, या न्यायालय की आदेशिका के अध्याधीन नहीं है, अध्याधीन नहीं है। दोनों बातें अलग अलग हैं भाई, देखिए दोनों बातें। ये चाहता है कि वह द्वितीयक साक्ष्य पेश करे तो न्यायालय में ये इस बात को साबित कर सकता है कि हजूर मूल कॉपी बी के पास है या बी के कब्जे में है या नियंत्रण में है, और जो बी है वह आपके आदेशिका के क्या है, बाहर। आदेशिका के बाहर का मतलब ये हुआ कि अगर आपने बी को आदेश भी दिया तो बी ऐसी मूल दस्तावेज को पेश करने के लिए बाउंड नहीं है। फिर एक बार समझिए, आदेशिका के बाहर का मतलब ये हुआ कि अगर बी के पास मूल कॉपी है और अगर आपने बी को मूल कॉपी प्रस्तुत करने का आदेश दिया तो बी कह सकते हैं, यानी कि बी इनकार कर सकता है क्योंकि वह आदेशिका के क्या है, आपका बाहर है। दूसरा आप कह सकते हैं कि अगर आपने बी को मूल कॉपी प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया तो वह जो आपके आदेश के बी अध्याधीन नहीं है। अध्याधीन नहीं है का मतलब कि आपका आदेश पालन करने के लिए वह क्या नहीं है, बात। फिर एक बार देखिए, नहीं फिर एक बार देखिए, उल्टा हो गया थोड़ा, फिर एक बार देखिए भाई। पहला नियम ये आया कि हजूर अगर आप आदेश भी बी को देंगे तो वह आदेशिका के बाहर है, यानी कि वह आपका आदेश उसके तक पहुंचेगा ही नहीं। फिर एक बार समझिए भाई, यानी कि ये यह दर्शित करे कि हम बी के खिलाफ प्राथमिक साक्ष्य द्वितीयक साक्ष्य देना चाहते हैं और न्यायालय में ये बताए कि बी ऐसी कंडीशन में है कि आपकी आदेशिका के कहाँ हैं, बाहर हैं, यानी कि ऐसे स्थान पर हैं जहाँ की अगर बी को आपने मूल कॉपी प्रस्तुत करने के लिए आदेश भी दिया तो वह आपके आदेश के क्या हैं, बाहर, वहाँ तक आदेश पहुँचेगा ही नहीं। और जब नहीं पहुँचेगा तो क्यों समय जाया कराया जाए, क्यों न हमारा निकृष्ट साक्ष्य क्या कर लिया जाए, स्वीकार। ये पहला नियम। अध्ययन नहीं है का मतलब ये हुआ कि अगर आपने बी को आदेश भी दिया तो बी किसी न किसी कानून का सहारा ले लेगा और सहारा लेकर मूल कॉपी पेश करने से इनकार कर देगा क्योंकि बी आपका आदेश पालन करने के लिए बाउंड नहीं है। इसका उत्तम उदाहरण आप एविडेंस की धारा 123 और आप 124 में देख सकते हैं। पापुली लेक्स सुप्रीमो, यानी कि लोकहित सर्वोच्च विधि होती है तो कुछ दशाओं में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं किसी मूल दस्तावेज को न्यायालय में पेश करने से इनकार कर सकते हैं इस आधार पर कि अगर हमने ये डॉक्यूमेंट पेश कर दिया तो आपका लोकहित को क्या पहुंचेगा, नुकसान। ये दूसरा। तीसरा देखिए खंड,
जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हैं। यानी कि ए अगर यह दिखा दे कि हजूर मूल कापी बी के पास है, बी के कब्जे में या बी के नियंत्रण में है, और बी कानूनन उस मूल कापी को न्यायालय में पेश करने के लिए बाउंड है। यानी कि बी का यह विधिक कर्तव्य है कि वह मूल कापी कोर्ट में पेश करे, और इस विधिक कर्तव्य का बी ने उल्लंघन किया, मूल कापी प्रस्तुत ही नहीं किया। अतः जब बी का कानूनी कर्तव्य था कि मूल कापी क्या करे, प्रस्तुत, और बी जब प्रस्तुत नहीं किया, तो हमारा कौन सा साक्ष्य स्वीकार कर लिया जाए, सेकेंडरी या द्वितीयक। और जबकि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात उसे पेश नहीं करता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक को ये दिखाना पड़ेगा, अभी इतना से नहीं होगा, अभी एक पॉइंट और है। एक को यह दिखाना पड़ेगा कि हमने मूल कापी प्रस्तुत करने के लिए बी को सूचना भेजी थी, और सूचना के बावजूद भी, नोटिस के बावजूद भी बी प्राथमिक दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किया है। अतः हमारा द्वितीयक साक्ष्य क्या कर लिया जाए, स्वीकार। तो आपका अब सूचना आती है, और सूचना पर भी आपका क्वेश्चन बनता है। एविडेंस में जहाँ तक सूचना की बात है, आपका किस धारा में है, 66 में। 66 किसकी पूरक धारा है, 65 ए की पूरक धारा है। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन बना। 66 तुरंत निकालिए, एक के साथ ही पढ़ना है। इसके बाद 163 पढ़ाया जाएगा, तुरंत कोरिलेट करके चलता है ये। पहला जो एमपी का आपका क्वेश्चन है कि सूचना किसको दी जाएगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन इस पर बना है कि सूचना लिखित दी जाएगी कि मौखिक दी जाएगी, एमपी में ही। तीसरा मॉडल जो बना है कि कितनी दशाओं में आपका सूचना देना आवश्यक नहीं है। और चौथा मॉडल जो इस पर प्री में बना है आपका कि कब सूचना देना आवश्यक है। यानी कि 4 मॉडल फिर याद रखिए, तब बैरक शुरू किया जाए, और एक एक मॉडल को बताते भी रहना है आपको। पहला, सूचना दी जाएगी तो किसको दी जाएगी, पहला क्वेश्चन ये बना है। दूसरा, सूचना ओरल होगी कि रिटेन में होगी। तीसरा आपका क्वेश्चन कि कितनी दशाओं में सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। और चौथा मॉडल जो बनता है कि कब सूचना देना आवश्यक है 66 के तहत, और कब सूचना देना आवश्यक नहीं है। ये जो चौथा मॉडल है यही का आपका कठिन होता है, और एमपी उमपी में जाएंगे तो यही मॉडल ज़्यादा बनता है। तो आइए फिर एक बार उदाहरण बनाकर चला जाए। आपका 65 से ए चाहता है कि वह द्वितीयक साक्ष्य पेश करे। तो आपका 65 ए में 3 कंडीशन थी। भाई कितनी कंडीशन हमने बताया, 3। जहाँ की ए ये दिखाए कि हजूर जो मूल कापी है वह किसके पास है, बी के पास, या बी के सत्याधीन है, और बी आपका कानूनन बाध्य है पेश करने के लिए, या बी कह सकते हैं न्यायालय की आदेशिका के पहुंच के बाहर है इत्यादि। और बी को आपका ए को दर्शाना पड़ेगा कि बी को हमने धारा 66 के तहत मूल कापी प्रस्तुत करने के लिए हमने क्या दी है, नोटिस। और नोटिस के बावजूद भी कौन मूल कापी पेश नहीं करता है, बी। अतः ए मांग करेगा कि जो हमारा द्वितीयक साक्ष्य है वह क्या कर लिया जाए, स्वीकार है। सूचना का सिद्धांत भी पूछा जाता है कि धारा 66 किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अलग से लिख लीजिए, नोट्स में नहीं होगा उतना। धारा 66 इस सिद्धांत पर आधारित है कि जहाँ तक संभव हो सके
सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश करना चाहिए, अर्थात मूल कॉपी ही पेश करना चाहिए। इसीलिए सूचना दिलवाई जा रही है कि बी के पास मूल कॉपी है, प्राथमिक दस्तावेज है, और बी सूचना पाने के बाद लाना है तो कौन सा दस्तावेज ला दे, ओरिजिनल, और नहीं लाता तो कौन सेकेंडरी एविडेंस पेश कर देगा, ए। तो मुख्य उद्देश्य ये है 66 का कि न्यायालय में हर हाल में न्यायालय को प्रयास करना चाहिए कानून को कि बेस्ट एविडेंस ही कोर्ट में आए, और इसीलिए धारा 66 की रचना की गई कि एक बार जिसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उसको क्या कर दिया जाए, नोटिस जारी किया जाए, सूचना दी जाए कि वह ओरिजिनल दस्तावेज को कोर्ट में क्या करे, प्रस्तुत करे। अब देखिए 66 बेयर एक्ट भाई शुरू किया जाए, बेयर एक्ट निकाल लीजिए। इसी में आपका जो भी टेक्निकल बातें रहेंगी वह टेक्निकल बातें इसी में गवर्न होगी, और अंडरलाइन करते रहिए। देखिए पेश करने की सूचना के बारे में नियम, तो पहला फिर हम बता रहे हैं धारा 66 किसकी पूरक धारा है, तो 65 ए की 65 की। हाँ देखिए आपका धारा 65 के खंड क में निर्दिष्ट दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य तब तक न दिया जा सकेगा जब तक ऐसे द्वितीयक साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाले पक्षकार ने उस पक्षकार को जिसके कब्जे में या सत्याधीन वह दस्तावेज है, वह दस्तावेज है मूल कॉपी, वह दस्तावेज मतलब क्या यहाँ हुआ, वह दस्तावेज है या उसके अटर्नी या प्लीडर को उसे पेश करने के लिए ऐसी सूचना जैसी कि विधि द्वारा विहित है, और यदि विधि द्वारा कोई सूचना विहित नहीं है तो ऐसी सूचना जैसे न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अधीन उचित समझता है न दे दी गई हो। तो पहला नियम ये आया कि सूचना देनी पड़ेगी, तो फिर उदाहरण वहीं आपको बनाना है कि ए चाहता है कि द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत कर दे, तो ए आपका बी के पास मूल कॉपी है तो ए बी को क्या दे दे, सूचना। अब जो एमपी का मॉडल इत्यादि का है कि धारा 66 के तहत किसको सूचना दी जा सकती है, तो दूसरे पक्षकार को, उसके अटर्नी को, उसके प्लीडर या अधिवक्ता को, उपर्युक्त सभी को। तो बताइए बैरेक्ट में क्या लिखा है, केवल पक्षकार की अटर्नी कि आपका प्लीडर की उपर्युक्त सभी। अंडरलाइन करिए, बहुत पूछा जाता है ये, यानी कि फिर एक बार इसको हम दोबारा बता रहे हैं, गलती हो जाती है ज़्यादा। सूचना किसको दी जाएगी, तो पक्षकार को भी दी जा सकती है दूसरे, यानी कि एक किसको सूचना दे दे, डायरेक्ट बी को, बी को सूचना न देकर बी के अटार्नी को दे दे, यानी कि बी अगर किसी व्यक्ति को अपनी ओर से अथराइज किया है तो उसको भी सूचना दी जा सकती है इसकी, या बी का अधिवक्ता है तो अधिवक्ता साहब को भी कौन सूचना दे सकता है, ए। तो भाई किसको सूचना देनी चाहिए, आपका पक्षकार को, पक्षकार के अटर्नी को, पक्षकार के प्लीडर को, उपर्युक्त सभी आ जाए तो सूचना किसको दी जा सकती है, उपर्युक्त सभी। ऐसी सूचना कैसे दी जाएगी, जो कानूनन प्रेस्क्राइब्ड हो, कानून द्वारा जो निर्धारित है सूचना देने का नियम, और अगर कानून द्वारा निर्धारित नहीं है तो जैसा न्यायालय क्या समझे उचित। अब आइए आगे बढ़िए इसका भाई आपका, देखिए आपका फिर आइए 6 कंडीशन पूछा जाता है, परंतु ऐसी सूचना निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसी में अथवा किसी भी अन्य अवस्था में जिसमें न्यायालय उसके दिए जाने से अभिमुक्ति प्रदान कर दे, द्वितीयक साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए अपेक्षित नहीं होगी,
तो अगला क्वेश्चन बनता है कि धारा 66 में कितनी कंडीशन दी गई है जहां की सूचना देना, द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दूसरे पक्षकार या उनके अटॉर्नी या प्लीडर को सूचना देना आवश्यक नहीं होता। तो पहले तो कंडीशन पूछी जाती है, तो कितनी कंडीशन दी गई है? 6। अब एक क्रम से बनाइए आपका। धारा 63 में 5 कंडीशन थी जो द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा में आती थी। धारा 65 में 7 कंडीशन है जहां कि आप द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, और धारा 66 में 6 कंडीशन है जहां की नोटिस देना आवश्यक नहीं है। न्यायालय को विवेकाधिकार है कि ये 6 कंडीशनों के बाहर जाकर भी अन्य मामलों में सूचना का अपवर्जन कर दे, यानी कि यह कह दे कि सूचना देना आवश्यक नहीं। यानी कि कानूनन जो है आपका पॉइंट कितना है? 6। फिर एक बार याद करें, न्यायालय को विवेक है कि 6 दशाओं के अलावा अन्य भी दशाओं में अगर न्यायालय चाहे तो सूचना देने से क्या कर सकता है? अपवर्जित। और ए से कह सकता है कि तुम धारा 66 के तहत बी को या बी के अटॉर्नी को या बी के प्लीडर को सूचना न दो, और बिना सूचना दिए हुए तुम कौन सा साक्ष्य पेश कर दो? द्वितीय। तो कितनी कंडीशन में ए द्वारा बी को नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है? 6 कंडीशन। अब यहाँ भी आपका 6 कंडीशन से भाई यूपी में तो कभी नहीं पूछा गया, लेकिन एमपी में अंदर से पूछा गया है। और 6 कंडीशन देखिए कह करके। पहला है, जबकि साबित की जाने वाली दस्तावेज स्वयं एक सूचना है। अब एक आपका उदाहरण बताना पड़ेगा। यानी कि पहली कंडीशन ये है कि जिस दस्तावेज को न्यायालय में साबित करना है वह स्वयं में एक क्या है? सूचना है। इसके लिए सीपीसी की धारा 80 में जाइए। यानी कि सबसे अच्छा तरीका आपका है कि सीपीसी की कौन सी धारा को कवर करेंगे? 80 को। देखिए भाई आपका, अगर सरकार के विरुद्ध या लोक सेवक के विरुद्ध अगर आप सिविल मुकदमा करना चाहते हैं तो सिविल मुकदमा करने के पहले 60 दिन पहले आपको सरकार या लोक सेवक को या जिले के कलेक्टर को एक सूचना देनी होगी। आपका 60 दिन पहले और 60 दिन बीतने के बाद आप सरकार के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। ये आपका किस सेक्शन में जाएगा? तो सीपीसी की धारा 80 में सूचना हेडिंग है उसमें। अब ये आया कि सरकार को आपने सूचना दिया कि मूल कॉपी लाइए, और आपका फिर हुआ कि सरकार मूल कॉपी नहीं लाई और आप चाहते हैं कि द्वितीयक साक्ष्य हम प्रस्तुत कर दें, तो क्या पुनः सूचना, ये जो सूचना आपने दिया था सरकार को धारा 80 के तहत, उस सूचना को साबित करना है कि हमने सूचना दिया था। जो सूचना की ओरिजिनल कॉपी थी हमने सरकार को भेजी, और फोटो स्टेट कॉपी हम क्या किए हैं? पेश कर रहे हैं। तो क्या पुनः सूचना दी जाएगी कि सरकार वह मूल कॉपी पेश करे? नहीं, आप फोटो स्टेट कॉपी क्या करिए? लगा दीजिए। अगर सरकार को आपत्ति है तो कहे कि इन्होंने भाई आपका ये नहीं दूसरा चीज भेजा था, तो न्यायालय कहेगा सरकार से कि लाइए मूल कॉपी, हम मिलान कर लेंगे, क्योंकि इनके पास तो आपके पते पर भेजी गई क्या है? रसीद है, और आप मूल कॉपी लाइए, तब साइन वाइन मिलाया जाता है इत्यादि। तो सरकार इनकार नहीं करती। यानी कि अगर जो साबित किया जाना है वह स्वयं एक सूचना है, यानी कि ये कहता है कि हमने सरकार को 2 माह पहले एक क्या भेजी थी? सूचना। तो अगर सूचनाओं को साबित करने के लिए, पेश करने के लिए सूचना दिया जाने लगे,
तो ये तो क्रम अनंतहीन हो जाएगा। लगातार भाई फिर सूचना दी जाएगी कि हमने आपको भेजा था, फिर दी जाएगी। तो सूचना जब साबित करना है तो आपका सूचना न दिया जाए और आपका जो फोटो स्टेट कॉपी आपके पास है वो प्रस्तुत कर दीजिए कि हमने मूल कॉपी किसके पास हमने भेजी, सरकार के पास। हमारे पास ये बचा है, हम क्या कर रहे हैं पेश। सरकार को आपत्ति हो तो भाई लाइए मूल कॉपी। दूसरा देखिए, जबकि प्रतिपक्षी को मामले की प्रकृति से यह जानना ही होगा कि उसे पेश करने की उससे अपेक्षा की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए न्यायालय में दिखा दे कि हजूर हम सूचना बी को नहीं देंगे क्योंकि बी मामले की कंडीशन ऐसी है, मामले का नेचर ऐसा है कि प्रतिपक्षी को यानी कि बी को पेश करने के लिए आपका कह सकते हैं कि कहा जा सकता है। तो जब आप ही बी को भविष्य में पेश करने के लिए मूल कॉपी कहेंगे तो हम क्यों सूचना दें, आप ही कह दीजिए। यानी कि आपका फिर उदाहरण से पकड़े रहना भाई। ए अगर दर्शा दे कि हजूर मामले का नेचर ऐसा है कि बी को मने यह बात जाननी चाहिए कि बी मूल कॉपी क्या करे, प्रस्तुत करे, तो हम क्यों सूचना दें। बी तो भविष्य में मूल कॉपी क्या करेगा, लाएगा ही। आप मूल कॉपी मंगाइए और नहीं लाता तो हमारा द्वितीयक साक्ष्य क्या करिए, स्वीकार। तीसरा देखिए आपका, जबकि यह प्रतीत होता है या साबित किया जाता है कि प्रतिपक्षी ने मूल पर कब्जा कपट या बल द्वारा अभिप्राप्त कर लिया है, तो ए न्यायालय में यह साबित कर दे कि बी ने हमारे साथ फ्रॉड किया, मूल कॉपी हमारे पास थी लेकिन बी ने कपट करके क्या किया, मूल कॉपी ले लिया। तो हम क्यों सूचना दें बी को, बिना सूचना दिए ही हमारे पास जो द्वितीयक साक्ष्य हम क्या करेंगे, पेश। या दूसरा आपका ये हुआ कि ए दिखाए कि बी बल का प्रयोग करके हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था लेकिन बी बल का प्रयोग करके हमसे छीन लिया। तो जब छीन लिया तो क्या बी को हम पुनः सूचना दे कि मूल कॉपी लाओ, नहीं। तो तीसरी कंडीशन क्या है कि जो विपक्षी हैं या तो वह कपट द्वारा या बल का प्रयोग करके मूल कॉपी पर क्या जमा चुका है, कब्जा। तो जब मूल कॉपी पर कब्जा फ्रॉड या बल का प्रयोग करके बी जमा लिया है तो क्या ए सूचना देगा बी को, नहीं। सूचना देने की आवश्यकता नहीं। अब द्वितीयक साक्ष्य जो ए के पास है वह क्या कर दे, बिना सूचना के प्रस्तुत कर दे। चौथा देखिए, जबकि मूल प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता के पास न्यायालय में है यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए दर्शा दे कि हजूर बी या बी का एजेंट कोर्ट में आया है, मूल कॉपी फाइल में साथ रखा है, कचहरी में मूल कॉपी लेकर टहल रहा है। तो जब मूल कॉपी लेकर न्यायालय में आ गया है, कचहरी में टहल रहा है, तो हम सूचना क्यों दे बी को कि मूल कॉपी लेकर आओ। उसे पेश करना रहता तो क्या कर देता, पेश की केवल फाइल लेकर क्या कर रहा है, इस वकील से उस वकील के पास टहल रहा है, मूल कॉपी रखा है। तो हमारा द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार करिए, हम सूचना देंगे कि नहीं, नहीं देंगे। पांचवा देखिए, जबकि प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता ने उसका खो जाना स्वीकार कर लिया है, यानी कि ए दिखा दे कि हजूर बी ने या बी के एजेंट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जो मूल कॉपी थी वह खो गई, गुम हो गई, मिल ही नहीं रही है। तो सूचना देने का क्या मतलब, अगर हम बी को मूल कॉपी पेश करने के लिए सूचना भी देंगे तो मूल कॉपी तो अब क्या हो गई है, बी से खो गई है। तो क्यों इंतजार करेंगे, हमारा द्वितीयक साक्ष्य बिना सूचना दिए हुए क्या कर लिया जाए, स्वीकार।
थोड़ा कम यूपी में पूछा जाता है, इसीलिए थोड़ा शॉर्टकट किया गया है। अंतिम देखिए, जबकि दस्तावेज पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति न्यायालय की आदेशिका के पहुंच के बाहर है या आदेशिका के अध्याधीन नहीं है, यानी कि आपका ए दिखा दे कि हजूर मूल कॉपी ऐसे व्यक्ति के पास है जो आपकी आदेशिका के पहुंच के बाहर हैं, यानी कि अगर आप मूल कॉपी प्रस्तुत करने के लिए बी को समन भी जारी करते हैं तो बी ऐसे स्थान पर है कि आपका आदेश बी के पास पहुंचेगा नहीं, यानी कि समन की तामील ही नहीं हो पाएगी क्योंकि आपका बी ऐसे स्थान पर है। या दूसरा, अध्याधीन नहीं आपके आदेश का पालन करने के लिए, यानी कि अगर आपने आदेश भी दिया तो भी उस आदेश का को ठेंगा दिखा सकता है, यानी कि आदेश का पालन करने से कानूनन क्या कर सकता है, इनकार। अतः इन 6 दशाओं में ए द्वारा बी को या बी के अटॉर्नी को या बी के प्लीडर को सूचना न दी जाए और बिना सूचना के ही ए कौन सा साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है, द्वितीयक। तो कितनी कंडीशन है जहां सूचना का प्रवर्जन किया गया है? 6 यूपी में। हाँ, जबकि प्रतिपक्षी को मामले की प्रकृति से यह जानना ही होगा कि उसे पेश करने की उससे अपेक्षा की जाएगी। देखिए उदाहरण आपका, ये न्यायालय से कोई ये बता दे कि हजूर हम सूचना नहीं देंगे क्योंकि जो मामले का नेचर है, बी को यह जानना ही होगा, यानी कि बी को यह जानना ही होगा कि भविष्य में बी से मूल कॉपी प्रस्तुत करने के लिए कहा ही जाएगा। तो जब कहा ही जाएगा तो हम क्यों सूचना दें आपका, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए यह दिखा दे कि भविष्य में बी को मूल कॉपी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा और ये बात कौन जानता है, बी। तो मूल कॉपी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा तो मूल कॉपी कोर्ट में क्या करे, लाए, और हम सूचना नहीं देंगे। अगर नहीं लाता तो डायरेक्ट हम कौन सी प्रति प्रेस कर देंगे, द्वितीयक साक्ष्य, यानी कि सेकेंडरी एविडेंस। ये आपका मतलब है। फिर बैक हो ये भाई आपका 65 का खंड ए पढ़ा, एक और धारा जोड़ना है अभी 163 निकालिए। यहाँ से भी प्री में क्वेश्चन बन चुका है 163 से आपका। फिर एक बार देखिए 163 से भी क्वेश्चन आपका प्री में 2-3 बार बना है और आपका एक बार देखिए 163, मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना। फिर एक बार देखिए, मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में आपका दिया जाना, यानी कि ए ने बी को सूचना दी कि आप मूल कॉपी लेकर आइए और बी मूल कॉपी लेकर आ गया। तो आप लोग बताइए, अब मूल जो कॉपी बी लेकर आया है, यानी कि प्राथमिक साक्ष्य, क्या उसे साक्ष्य में अब प्रस्तुत कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यही बात किसमें बताई गई है आपका, कह सकते हैं कि आपका 163 में। देखिए बेर, जबकि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज को जिसे पेश करने की उसने दूसरे पक्षकार को सूचना दी है मंगाता है और ऐसी दस्तावेज पेश की जाती हैं और उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे पेश करने की मांग की थी निरीक्षित हो जाती हैं, तब यदि उसे पेश करने वाला पक्षकार उससे ऐसा करने की अपेक्षा करता है तो वह उसे साक्ष्य के रूप में देने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बी को सूचना दी कि प्राथमिक साक्ष्य या मूल कॉपी लेकर आइए,
बी कोर्ट में मूल कॉपी लेकर आ गया, ए मूल कॉपी निरीक्षित कर लिया, मैंने देख लिया, तो ऐसी दशा में अब आपका यह है कि क्या उस मूल कॉपी को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। इसी के साथ आपका 164 भी एक लाइन जानना है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत आपका सूचना से ही रिलेटेड है। देखिए एक लाइन 164, सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इनकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना। देखिए क्या पूछा जाता है भाई, आपका क्वेश्चन का मॉडल देखा जाए। ए ने बी को सूचना दी कि हे बी, प्राथमिक साक्ष्य या मूल दस्तावेज तुम्हारे पास हैं, और किस धारा के तहत सूचना दे दी है? 66 के तहत, कि तुम मूल दस्तावेज लेकर क्या करो, आओ। ठीक है, बी आ गया तो आ गया, तो ऐसी दशा में 163 लागू होगी और उस मूल दस्तावेज को साक्ष्य में प्रयोग किया जाएगा कि नहीं? किया जाएगा। और 164 ये कहती है कि बी लाया ही नहीं, यानी कि ए ने बी को सूचना दी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आओ, और सूचना के बावजूद भी बी आपका मूल कॉपी लेकर नहीं आया, तो आपका ऐसी कंडीशन में अब क्या नियम है? वही नियम आपको समझना है कि क्या वह मूल कॉपी अब साक्ष्य के रूप में बी द्वारा बाद में प्रस्तुत की जा सकती है कि नहीं? फिर एक बार इसको देखिए, कठिन क्वेश्चन बनता है थोड़ा, क्योंकि दो अपवादिक दशा हैं, वहीं दो अपवादिक दशा आपको जाननी है अच्छे से। तो फिर एक बार देखिए, कठिन है ये प्रावधान थोड़ा। अगर कोई पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को सूचना दिया है कि वह मूल कॉपी लेकर आए, और दूसरा पक्षकार मूल कॉपी लाने से डिनाई कर दिया, यानी कि क्या किया है? इनकार, और ए आप, तो ऐसी दशा में ए क्या करे? तो द्वितीयक साक्ष्य क्या करे? प्रस्तुत कर दे, मैंने जो फोटोस्टेट कॉपी है। अब भी फिर मूल कॉपी लेकर आता है बाद में, तो कानून ये कहता है कि जब एक बार आपको अवसर दिया गया तो आपको उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और मूल कॉपी क्या कर देनी चाहिए? प्रस्तुत। अगर आपने मूल कॉपी प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया तो सामान्यतः आप बाद में अब मूल कॉपी प्रस्तुत नहीं कर सकते, यानी कि बी को बाद में मूल कॉपी या प्राथमिक साक्ष्य या मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने से अब क्या करेगा? कानून रोक देगा। लेकिन वही लेकिन याद करना है, लेकिन आपका लग गया, यानी कि दो कंडीशन है कि कब आपका बी मूल दस्तावेज पेश कर सकता है, एक बार इनकार करने के बावजूद भी। वही भाई आपका परंतु बेयर से पढ़ना है। देखिए आपका बेयर से, देखिए भाई आपका, जबकि कोई पक्षकार ऐसी किसी दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर देता है जिसे पेश करने की सूचना मिल चुकी है, तो वह तत्पश्चात आपका उसे साक्ष्य के रूप में सामान्यतः उपयोग में नहीं ला सकता। लेकिन इसका कितना अपवाद है? दो। भाई रट कर जाइएगा, कितने अपवाद हैं? दो। हम देखिए आपका बेरेक्ट लास्ट से उठा गए हैं भाई, बीच में दो अपवाद छोड़े गए। फिर एक बार देखिए नियम, फिर एक बार हम नियम बता रहे हैं। अगर किसी पक्षकार को सूचना दी गई है कि वह कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत करे, सूचना धारा 66 के तहत दिलवाई गई, और वह जो पक्षकार है वह दस्तावेज को पेश करने से क्या कर देता है? इनकार। तो बताइए क्या अब वह दस्तावेज
साक्ष्य में उपयोग में लाई जाएगी कि नहीं? जनरली नहीं लाई जाएगी। लेकिन दो ऐसी दशाएं हैं जहां की वह दस्तावेज साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाई जा सकती हैं और वहीं आपका प्री में और इंटरव्यू में पूछा जाता है। पहली दशा है कि दूसरा पक्षकार सहमत हो जाए। तो अब बताइए, बी इनकार किया था, तो यहाँ दूसरा पक्षकार अब कौन हो गया? ए। यानी कि अगर ए रजामंद हो गया कि चलो एक बार इनकार किए थे, तुम दोबारा मूल कापी ला दिए हो, तो क्या कर दो? प्रस्तुत। तो पहला अपवाद कौन है जब प्रस्तुत किया जा सकता है? जब दूसरा पक्षकार क्या हो जाए? रजामंद। और रजामंद नहीं हुआ है तब क्या होगा? तो एक उपाय और है, क्या? न्यायालय की अनुज्ञा। अनुज्ञा है ना, या न्यायालय के आदेश, वही अनुज्ञा ही समझिए, न्यायालय के आदेश। यानी कि यदि न्यायालय अनुज्ञा दे देता है कि हे भी, भले तुम एक बार इनकार कर चुके हो, दूसरी बार लाए हो दस्तावेज, चलो तुम्हारा दस्तावेज हम क्या कर लेते हैं? स्वीकार। लास्ट में फिर एक बार देखिए, तब धारा 65 फिर बैक हुआ जाए। भाई क्वेश्चन आपका अच्छा बनता है और यहाँ गलती क्षम्य नहीं है। ये सब गलतियाँ आपका कंपटीशन से बाहर कर देती हैं। फिर एक बार देखिए, दोनों धाराएं हम दोबारा बता रहे हैं। 163 है, 66 से जोड़कर पढ़िए। अगर सेक्शन 66 एविडेंस के तहत एक पक्षकार ने दूसरे को सूचना दी कि आप मूल कापी लेकर आइए, और दूसरा पक्षकार मूल कापी लेकर आ गया, तो क्या उसे एविडेंस में प्रस्तुत कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 163 में है। अब आइए, अगर दूसरा पक्षकार मूल कापी लाने से डिनाई कर दिया, माने लाया ही नहीं, तब अब बाद में वह पुनः उस मूल कापी को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकता है कि नहीं? सामान्यतः नहीं। लेकिन इसका दो अपवाद हैं, जहाँ की एक बार इनकार करने के बाद भी वह बाद में उस मूल कापी को प्रस्तुत कर सकता है। तो दो अपवाद रट कर जाइएगा, कौन कौन? पहला क्या है? दूसरे पक्षकार की सहमत, और दूसरा क्या है? न्यायालय के आदेश। फिर बैक होइए भैया, 65 पर आ जाइए। फिर आपका 65 ए से कोरिलेट करके चला था। फिर धारा 65 पर आइए। यही इधर एक धारा बड़ी है, इसके बाद तो भाई आपका सभी धाराएं इधर आपका 90 ए तक की जो धाराएं रहेंगी वह छोटी छोटी धाराएं रहती हैं। यही एक धारा ऐसी है जो थोड़ा आपका कठिन भी है और समय भी लेती है। देखिए आगे भाई, दूसरी कंडीशन देखा जाए। ये तो पहली कंडीशन बताई गई 65 ए में। जबकि मूल के अस्तित्व, दशा या अंतर वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है। अब आइए आपका, फिर उदाहरण बनाइए भाई। ये चाहता है कि मूल, देखिए आपका, ये चाहता है कि वह सेकेंडरी एविडेंस पेश करे। एक बार देखिए, बी या बी का जो हित प्रतिनिधि है, मूल दस्तावेज में क्या लिखा था, इस बात को लिखित रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि बी या बी का हित प्रतिनिधि इस बात को मौखिक नहीं, कैसे? लिखित रूप में क्या किया है? स्वीकार किया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि आपका ये एक्सेप्ट किया है कि जो मूल कापी है उसमें ये बातें क्या की गई हैं? लिखी गई हैं। अब आप लोग बताइए, तो मूल अब प्रस्तुत करने की आवश्यकता है कि नहीं? नहीं है। और ये आपका कौन सा साक्ष्य प्रस्तुत अब करेगा? द्वितीयक।
तो फिर 65 का नियम देखिए आपका, धारा 65 में हम लगातार बता रहे हैं कि दो बातें बताई गई हैं। एक तो वे कंडीशन बताई गई हैं जिसमें कि सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत किया जा सकता है, तो 7 कंडीशन। दूसरी बात जो बताई गई है कि जो द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा वह कौन सा होगा, कैसा होगा। तो आपका जो पहला क्लास था, कोई भी द्वितीयक साक्ष्य, याद रखिए जो हमने पहला बताया, एक क्वेश्चन छूट गया, उसमें कैसा द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, कोई भी। लेकिन आपका खंड जो बी में आएगा, कोई भी नहीं। जो बी ने जिस लिखित द्वारा बातों को स्वीकार किया है द्वितीयक साक्ष्य के रूप में, अब क्या प्रस्तुत किया जाएगा, कोई भी साक्ष्य नहीं, बल्कि क्या प्रस्तुत किया जाएगा, बी या बी के हित प्रतिनिधियों द्वारा लिखित स्वीकृति को ही, यानी कि द्वितीयक साक्ष्य के रूप में क्या किया जाएगा, प्रस्तुत। फिर एक बार देखिए, थोड़ा कठिन जरूर है भाई, प्रयास किया जा रहा है आपका समझाने का दो दो बार। फिर एक बार देखिए, ये चाहता है कि वह न्यायालय में द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करे, और बी क्या किया है, या बी के जो हित प्रतिनिधि हैं वह लिखित रूप से, मौखिक नहीं बल्कि क्या, लिखित रूप से इस बात को स्वीकार कर लिए हैं कि मूल कॉपी में क्या क्या लिखा गया था। तो अब बी क्या करे कि भाई मूल कॉपी तो बी लाया नहीं, और बी या बी के उत्तराधिकारियों ने लिखित रूप में ये स्वीकार किया है कोर्ट में कि मूल कॉपी में ये बातें क्या की गई थी, लिखी गई थी। तो ये द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करे, लेकिन द्वितीयक साक्ष्य के रूप में क्या प्रस्तुत करेगा, तो वह लिखित स्वीकृति प्रस्तुत करेगा जो किसने लिखा है, या तो बी ने या बी के हित। तो बताइए दूसरे खंड में कौन सा द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा, सभी किया जाएगा कि केवल लिखित स्वीकृति, केवल लिखित स्वीकृति। सी देखिए भाई आपका, जबकि मूल, सी देखिए, जबकि मूल नष्ट हो गया है, आइए नष्ट कराइए, या खो गया है, तो पहले तो आपका नष्ट कराइए या खोवाइए। यानी कि अगर ये दिखाए कि हजूर हमारा द्वितीयक साक्ष्य आप स्वीकार करिए, क्योंकि जो मूल कॉपी थी हमारे पास ही थी, लेकिन हमसे क्या हो गई है, माने नष्ट हो गई। तो बताइए कैसे कैसे नष्ट हो सकता है, दो चार उदाहरण तो बताइए भाई। जैसे कि महाधिवक्ता कार्यालय में आग लगी और फाइल ही क्या हो गई, तो नष्ट हो गया कि नहीं। और कैसे नष्ट हो सकता है, आपका कह सकते हैं भूकंप आया, मकान उकान गिर गया, उसी में फाइल का कचूमर निकल गया और फाइल क्या हो गई, नष्ट हो गई। तीसरा उदाहरण बताइए, आपका बाढ़ आ गई और बाढ़ में पूरा क्या हुआ, तो देख ही रहे हैं पूरा देश डूब रहा है और प्रयागराज और उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है, यानी कि गर्मी यहाँ बढ़ती जा रही है। और रोज मौसम विज्ञानी कह रहे हैं आज भारी बारिश होगी प्रयागराज में आज, और कभी बारिश हो नहीं रही है। यानी कि आपका वही लगान वाला गाना गाना पड़ेगा, तब लग रहा है कि क्या होगी, बारिश आएगी। अब बादलों बादलों को भाई अब पकड़ कर क्या करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, तभी तो बारिश आएगी। देख ही रहे हैं कि गर्मी से बेहाल है आदमी, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा कि गर्मी के बावजूद भी सुबह शाम एकदम तन मन से लोग लगे हैं। ये भी खासियत है भाई, गर्मी से भले बाहर लोग 5-6 लोग शाम को बढ़ जाते हैं, लेकिन भागते नहीं है कि गर्मी लग रही है हम जा रहे हैं। भले आपका शर्ट भीगा रहता है कई लोगों का, सुबह तो राहत रहती है, शाम को कई लोगों का शर्ट और बनियान एकदम भीगा रहता है, फिर भी भाई बाहर बैठकर पढ़ते हैं, इसमें भागते नहीं है लोग।
फिर एक बार देखिए भाई आपका, यानी कि ए चाहता है कि वह फोटो स्टेट कॉपी या द्वितीयक साक्ष्य या सेकेंडरी एविडेंस पेश करे, तो खंड 3 बताता है कि ये दिखा दे कि मूल कॉपी ही क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। दूसरा दिखा दे कि मूल कॉपी ही खो गई। अब खो कैसे गई, तो तीन चार खोने के उदाहरण देखा जाए। हजूर, हम ट्रेन में मूल कॉपी लेकर आ रहे थे, बैग में रखे थे, सोए थे, और चोर उचक्का पता न कब बैग लेकर ही क्या हो गया, फरार, तो मूल कॉपी खो गई। या हम रास्ते में आ रहे थे और पन्नी फट गई, पन्नी कमजोर थी और मूल कॉपी क्या हुई, कहीं नीचे गिर गई, और जब कोर्ट में आए तो केवल पन्नी थी, यानी कि पॉलीथीन थी, मूल कापी क्या हो गई, गायब। या मैं घर में रखा था, पता ना कहाँ गुम हो गई है, मिल नहीं रही है, पूरा फाइल खोज मारा लेकिन मिली नहीं। नष्ट हो जाने में एक और देख सकते हैं भाई। हजूर, हम घर में रखे तो दीमक चाट लिए या चूहा कुतर डाले, यानी कि ये जो चूहा है वो क्या किए, कुतर डाले। अब नष्ट हो गई मूल कापी तो मैं क्या करूं, तो हमारा कौन सा कापी स्वीकार करिए, द्वितीयक। अगला देखिए, अभी इसमें एक और आपका टेक्निकल बात आएगी। जबकि मूल नष्ट हो गया है, ये बता दिया गया तीन चार उदाहरण नष्ट होने का, या खो गया है, ये भी दो तीन उदाहरण बताए गए। अथवा उसकी अंतर्वस्तु, अंतर्वस्तु माने जो दस्तावेज के अंदर बातें लिखी गई थी, अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुद्भूत अन्य किसी कारण से उसे उचित समय में पेश नहीं कर सकता। अब यहाँ आपका, यानी कि इसका मतलब फिर एक बार देखिए, अनुद्भूत थोड़ा पॉइंट पकड़िएगा, स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुद्भूत अन्य किसी कारण से। इसका मतलब ये हुआ कि ये चाहता है कि वह द्वितीयक साक्ष्य न्यायालय में दे, तो अगर ए ने उपेक्षा बरती या लापरवाही बरती हो या कोई गलती की हो और उस गलती के कारण मूल वह न्यायालय में नहीं ला पा रहा है, तब ऐसी दशा में उसे द्वितीयक साक्ष्य भी देने नहीं दिया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए की गलती थी, ए ने नेग्लिजेंस बरता, ए ने कोई डिफॉल्ट की, और ए की ही गलती के कारण वह मूल कॉपी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी दशा में वह क्या द्वितीयक साक्ष्य देने का हकदार होगा, नहीं। अनुद्भूत का मतलब ये हुआ कि जो पक्षकार
हेलो। हेलो। एक बार चेक कर लीजिए, ये सेक्शन कम से कम आज ख़त्म हो भाई, नहीं तो फंस जाएगा तो फिर बहुत लंबा ये चैप्टर भी है। मैंने ये सेक्शन थोड़ा कठिन भी है और लंबा भी है, तो कम से कम आज इस सेक्शन को निकाल दिया जाए ताकि आपका कल से उड़ान भरना रहेगा 90A तक। मैंने कल से जो आपका एविडेंस चलेगा वह भाई प्री में ज़्यादा पूछा जाता है, और एक सेक्शन मान के चलिए 4-5 मिनट लगता है 90A तक। फिर जो समय लगेगा 91-92 में, फिर कम समय लगता है, और कोई धारा बड़ी नहीं है जो बहुत समय ले। तो फिर एक बार देखिए, तीसरा आपका बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन आता है। अगर ए चाहता है कि वह द्वितीयक साक्ष्य पेश कर दे और ए ने कोई उपेक्षा बरती है, या ए ने कोई डिफॉल्ट या चूक या व्यतिक्रम किया है, और ए की ही गलती है जिसके कारण वह उचित समय पर आपका मूल कॉपी नहीं ला पा रहा है। तो जब एक ही गलती है मूल कॉपी न लाने में, तो कानून ये कहता है कि आप अब ए द्वितीयक साक्ष्य भी पेश नहीं कर सकता, क्योंकि गलती किसकी है? ए की। तो ए को ये दिखाना पड़ेगा कि हजूर हमारा द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि न तो हमने कोई उपेक्षा बरती है, न ही हमने कोई चूक की है, डिफॉल्ट की है, फिर भी हम उचित समय के अंदर मूल कॉपी ला रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं? नहीं ला पा रहे हैं मूल कॉपी उचित समय के अंदर। अतः हमारा द्वितीयक साक्ष्य क्या करिए? स्वीकार। फिर एक बार पॉइंट पकड़िए, अंदर से एमपी में पूछा गया है, अगर आपका उपेक्षा या व्यतिक्रम का ऑप्शन आए तो उसमें सतर्क ये रहना है कि जो व्यक्ति द्वितीयक साक्ष्य पेश करने की मांग कर रहा है, अगर कहीं भी ऑप्शन में आए कि उसने उपेक्षा बरती है या उसने व्यतिक्रम किया है या डिफॉल्ट किया है, तो द्वितीयक साक्ष्य भी वह देने का हकदार नहीं होगा। और अगर ये दिखाए कि उसने कोई उपेक्षा नहीं बरती या कोई गलती नहीं की, फिर भी उचित समय के अंदर वह प्राथमिक साक्ष्य नहीं ला पा रहा है, तब वह द्वितीयक साक्ष्य देने का क्या होगा? हकदार। भाई अंदर से जाकर क्वेश्चन बना है। चौथा देखिए, जबकि मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से स्थानांतरित ही नहीं किया जा सकता, यानी कि डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वह इस नेचर का है कि उसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, तो भाई ऐसी दशा में किया क्या जाए? तो ऐसी दशा में उसका कौन सा साक्ष्य दे दिया जाए? द्वितीयक। अब एक दो उदाहरण इस पर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है भाई इस पर उदाहरण। इस पर उदाहरण आपका, अगर कोई दस्तावेज है और 20 ट्रक में आ सकता है, यानी कि बहुत भारी भरकम है, तो ऐसी दशा में आप लोग बताइए, क्या न्यायालय अब 20 ट्रक में आसानी से लाद कर तो आएगा नहीं? और न्यायालय में आ भी जाए 20 ट्रक अगर दस्तावेज, तो क्या न्यायालय में इतनी जगह है कि उसे अच्छी तरीके से रखा जा सके? तो नहीं रखा जा सके तो उसका कैसा साक्ष्य पेश कर दीजिए? द्वितीयक। मुख्य मुख्य बातें नोट किया जाए। अभी नोट करो, अभी आपका यहाँ एक आपका व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो 20 ट्रक की जो बातें हैं वह क्या करेगा? लिख लेगा मुख्य मुख्य, और 10 20 40 50 पन्ने में किसको सौंप देगा? न्यायालय को। अभी हम बताएंगे इसको, पहले बेरेक्ट हो जाए। दूसरा जो उत्तम उदाहरण आपका बनता है वह आपका जो आपका शिलापट है या धातुपट है या आपका दीवाल है या समाधि स्थल। अब ध्यान समझिएगा, समाधि स्थल पर पत्थर गड़ा है, नाम लिखा है,
मृत्यु की डेट लिखी है और सन लिखा है। अब समस्या ये आई कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, तो प्राथमिक साक्ष्य वह पत्थर हुआ। अब पत्थर को उखाड़िए और पत्थर को कहाँ पेश करिए? न्यायालय में। तो आपका कानून ये कहता है कि भाई पत्थर आसानी से आपका उखाड़ कर और न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी कि स्थानांतरित मूल कापी आसानी से की जाएगी कि नहीं? नहीं। तो ऐसी दशा में क्या किया जाए? पत्थर का फोटो खींच के, या एक आदमी जाए, अब तो मोबाइल से फोटो खींचा जा रहा है ज़्यादा, या वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो एक आदमी जाए पर वीडियो रिकॉर्डिंग करे समाधि स्थल का और कोर्ट में क्या कर दे? पेश कर दे। तो बताइए द्वितीयक माना जाएगा कि प्राथमिक? द्वितीयक। अब पत्थर उखाड़ कर लाया गया तो, हाँ याद रखिए, और फोटो खींच के लाया गया तो द्वितीयक, द्वितीयक माना जाएगा। तीसरा उदाहरण देखिए आपका, जैसे कि लौह स्तंभों पर भी चिन्ह बने रहते हैं, लिखावट, क्या पुराने इतिहास में पढ़ते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट हैं। अब उसको मान लीजिए पेश करना है, तो आप पेश करना है तो क्या लौह लौह स्तंभ उखाड़ कर कोर्ट में पेश करेंगे? तो क्या आसानी से उसे स्थानांतरित किया जा सकता है कि नहीं? नहीं। तो कौन सा साक्ष्य पेश कर दिया जाए? द्वितीय। तीसरा उदाहरण आपका, भाई उदाहरण तमाम है, दो तीन उदाहरण ही देखा जाए आपका, क्योंकि उदाहरण तो आपका सैकड़ों मिल सकते हैं। तीसरा उदाहरण आपका पेड़ का देखा जाए। कभी काल आप यात्रा कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि जो सड़क के किनारे पेड़ लगे रहते हैं उस पर नंबरिंग दी जाती है, यानी कि लोहे का प्लेट उस पर या तो छील कर थोड़ा बहुत क्या किया जाता है? चिपका दिया जाता है। अब कितने पेड़ हैं? अगर मूल दस्तावेज लाना हो तो प्रत्येक पेड़ को काट कर और कोर्ट में पेश करिए। तो कानून ये कहता है कि जब मूल आपका आसानी से स्थानांतरित हो ही नहीं सकता तो मूल लाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या प्रस्तुत कर दिया जाए? द्वितीयक साक्ष्य। एक आदमी को नियुक्त कर दिया जाए, पेड़ों की नंबरिंग गिन ले और गिन कर दो तीन पेज पर लिख कर कोर्ट में क्या कर दे? पेश कर दे। तो वह जो पेड़ों की नंबरिंग गिन कर कागज पर लिखकर पेश कर दिया है, बताइए प्राथमिक साक्ष्य होगा कि द्वितीयक साक्ष्य? और पेड़ ही ला देता उखाड़ कर तो प्राथमिक। अब तो आ गया ना तीन उदाहरण से। अगला देखिए, अगला ही आपका, अगला तो आसान है। देखिए आपका, जबकि धारा 74 के अंतर्गत वह दस्तावेज एक लोक दस्तावेज है, तो फिर कल भी आपका बताया गया पब्लिक डॉक्यूमेंट। फिर एक बार समझिए आपका 74 के तहत अगर वह लोक दस्तावेज है तो लोक दस्तावेज की ओरिजिनल कॉपी नहीं मिलती, उसकी कौन सी कॉपी सबको दी जाती है? प्रमाणित। एक लाइन यहाँ सिद्धांत समझ लिया जाए, वैसे 74 में कल या परसों आ ही जाएगा, तो हम डिटेल में थोड़ा बताएंगे। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है वह सरकार या सरकार के जो अधिकारी हैं उनके पास सुरक्षित रहता है, और ये हो सकता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट एक हैं और मांगने वाले अनेक हों। जैसे सूचना के अधिकार के तहत 1 लाख लोगों ने आरटीआई लगा दिया और सबको, एक आदमी को अगर मूल कापी दे दी गई तो जो आपका 99,999 लोग बचे हैं उनका क्या होगा? तो कानून ये कहता है कि जो सरकारी डॉक्यूमेंट हैं उस, हाँ एक और हो सकता है कि मान लीजिए सरकारी डॉक्यूमेंट हैं और एक से अधिक न्यायालयों ने अपने यहाँ प्रस्तुत करने का आदेश दे दिया हो, तो भाई कहाँ कहाँ लेकर मूल आपका दौड़ेंगे? और हो सकता है कहीं मूल लेकर जा रहे हैं और रास्ते में नष्ट हो जाए, गिर जाए या क्या करे, खो जाए। यानी कि आपका तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है
कि अगर वह लोक दस्तावेज 74 के तहत है तो उसका द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हैं। और द्वितीयक साक्ष्य में कौन सी कापी देंगे शुरुआती दौर में? हाँ, प्रमाणित। कौन सी केवल कापी काम करेगी, प्रमाणित की अप्रमाणित? प्रमाणित। तो भाई लोक दस्तावेज पर प्रमाणित कापी मांगी है। 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट परिभाषित है। लोक दस्तावेज की जो प्रमाणित कापी पाई जाती है, सेक्शन याद करिएगा 76 में, वह कापी कोर्ट में पेश करिए तो कौन सी धारा? 77 में। और न्यायालय प्रमाणित प्रति के बारे में कुछ अनुमान लगाकर चलेगा तो कौन सी धारा में? 79 में। जो प्रमाणित प्रति रहेगी धारा 63 में कौन सा साक्ष्य मानी जाएगी? द्वितीयक। और आप धारा 65 में क्या केवल दशा दिखा दीजिए कि हजूर ये कैसा दस्तावेज है, लोक दस्तावेज, तो मूल कापी नहीं लाना है। अब न्यायालय कहेगा कि ठीक है, आप ये दिखा दे रहे हैं कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो मूल कापी से छूट मिल गई, आप कैसी कापी लाइए? प्रमाणित। तो बताइए प्रमाणित कापी किस धारा में मांगी जाती है? 76। पेश किस में की जाती है? 77। उपधारणा किस में की जाएगी? और जो आपका जो ये प्रमाणित प्रतियां रहती हैं, क्या ये प्राथमिक साक्ष्य की कैटेगरी में आएंगी कि द्वितीयक? कौन सी धारा? 63। और 65 में बस कंडीशन दिखा देना है कि कौन सा दस्तावेज है, लोग। अतः कौन सा हमारा साक्ष्य स्वीकार कर लीजिए? द्वितीयक। द्वितीयक में कौन सा दिया जाएगा? कोई भी कि प्रमाणित? प्रमाणित। देखिए अगला है आपका, जब मूल ऐसी दस्तावेज हैं, ये 6वां कंडीशन है, जबकि मूल ऐसी दस्तावेज हैं जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या भारत में प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा परमिटेड है, अनुज्ञात है। फिर एक बार इसको देखिए, इसका मतलब ये है कि इसके पहले वाले में आपने देखा कि केवल पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात की गई है और एविडेंस की किस धारा में पब्लिक डॉक्यूमेंट है? 74। जो अगला खंड आपका है वह ये बताता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है और एविडेंस के अलावा कोई कानून है और वह कानून ये कहता है कि इस दस्तावेज की मूल कापी नहीं बल्कि कौन सी कापी साक्ष्य में प्रस्तुत की जाएगी? प्रमाणित। तो मूल कापी वहाँ न लाकर कौन सी कापी ला देंगे? प्रमाणित। जैसे कि आपका बैंक वालों में बैंक के जो नियम हैं उसमें कुछ बातें ऐसी दी गई हैं, बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 1891, बैंकों का कुछ नियम है। उस नियम के तहत बैंक के मामलों में ये दिया गया है कि इन इन चीज़ों की मूल कापी बैंक नहीं देगा। तो कैसी कापी देगा? प्रमाणित। तो क्या वह प्रमाणित कापी प्राथमिक साक्ष्य होगी कि द्वितीयक? द्वितीयक। और साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकती है कि नहीं? की जाएगी। अंतिम देखिए, जबकि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित हैं जिनकी न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती और वह तथ्य जिसे साबित करना है संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है। यानी कि इसका मतलब यह है कि मूल बिखरा हुआ है और बहुत बड़ा है और सबकी आवश्यकता ही नहीं है। आपका मूल का जो क्रोड या सार होता है न्यायालय को वही आवश्यकता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि 2 ट्रक कागज हैं, दोनों ट्रक कागजों में ट्रांजैक्शन या संव्यवहार हुआ है। ए पर आरोप है कि उसने फ्रॉड किया है, अब कितनी रकम का किया है
ये सभी 2 ट्रक फाइलें क्या किया जाए कह करके खोजा जाए और केवल क्या निकालना है सबका रकम। तो क्या 2 ट्रक फाइल पेश कर दिया जाए? नहीं। तो क्या पेश किया जाए? तो 2 ट्रक फाइलों में से खोजा जाए और रकम को खोज कर और केवल रकम पेश कर दी जाए कि हजूर कुल इतनी रकम का इन्होंने क्या किया है घोटाला, और ये जो डॉक्यूमेंट हैं कितने ट्रकों में हैं? 2 ट्रकों में। तो क्या दोनों ट्रक पेश कर दिया जाए कि केवल सामान्य साधारण संग्रह किया जाए? जो एकत्रित किया है ला करके 2 करोड़ का क्या हो गया घोटाला। तो इस प्रकार आपका अगला देखिए भाई, आपका अगला भी काफी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सतर्क रहना है। अवस्थाओं क, ग और घ में आपका दस्तावेज की अंतर वस्तुओं का कोई भी द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पहले तो ए, सी और डी देखिए, अंडरलाइन उसको कर लीजिए, भले बैरक पर लिख लीजिए। तो आपका जो क्लाज ए 65 का है उसी पर लिख लेना चाहिए कि 65 ए में कौन सा द्वितीयक साक्ष्य पेश किया जा सकता है। कोई भी, एक एक लाइन लिख लीजिए बैरक पर, कोई भी, ये भी पूछा गया अंदर से। 65 सी यानी कि जब मूल नष्ट हो गया, खो गया, तो कौन सा द्वितीयक साक्ष्य पेश करेंगे? कोई भी नहीं, खो गया तब भी कोई भाई। सी में हम लिखवा रहे हैं 65 के कौन से खंड में? सी कोई भी। डी में लिखिए कोई भी, यानी कि जब मूल स्थानांतरित ही आसानी से न हो सके। यहाँ कोई भी साक्ष्य दे सकते हैं। अब अगला इसी में अभी आगे देखिए, अवस्था ख में तो मैं बताया था कि अगर लिखित स्वीकृति कर ली गई है कि मूल दस्तावेज में क्या लिखा है, तो साक्ष्य के रूप में क्या प्रस्तुत किया जाएगा? कोई भी अब साक्ष्य नहीं द्वितीयक साक्ष्य के रूप में, बल्कि केवल और केवल क्या प्रस्तुत किया जाएगा? रिटन आपका एडमिशन, यानी कि लिखित स्वीकृति। बी में लिख लीजिएगा बैरक पर, केवल लिखित स्वीकृति। खंड बी में क्या लिखना है ये भी अंदर से पूछा गया एक बार, केवल लिखित स्वीकृति। अगला यह भी आपका 4 पॉइंट हुआ, अभी 3 बचा है। अवस्था ई तथा एफ में देखा जाए, ई तथा एफ में तो फिर एक बार देखिए आपका ई तथा एफ, फिर एक बार देखिए, अभी बताया गया ई में बताया गया कि जब वह जो मूल कॉपी है एविडेंस की धारा 74 के तहत क्या है लोक दस्तावेज, तो बताइए कैसा साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे? कोई भी की अप्रमाणित की केवल प्रमाणित, तो उसमें लिख लीजिए बैनर पर केवल प्रमाणित, और उसको लिख लेना चाहिए बैरक पर ही ई में केवल प्रमाणित। अगला खंड हमने बताया कि अन्य कानून कहता है कि भाई प्रमाणित कॉपी आप प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उसमें भी केवल कौन सी कॉपी प्रस्तुत करेंगे? प्रमाणित। यानी कि आपका एफ में भी लिख लीजिए केवल कौन सी कॉपी द्वितीयक साक्ष्य के रूप में मान्य होगी? प्रमाणित। और अंतिम आइए बताया गया कि बहुत बिखरा हुआ है दस्तावेज, तो आप लोग बताइए बिखरा हुआ है तो आपका संपूर्ण सार ही पेश करना है, पूरा तो पेश नहीं करना। तो अब बैरक की भाषा देखिए तब समझाया जाए लास्ट में। अवस्था 6 में यानी कि इसका मतलब आपका अंतिम अवस्था यानी कि 7वीं अवस्था, यानी कि 65 का कौन सा खंड? जी 65 जी। अवस्था जी में दस्तावेजों के साधारण परिणाम का साक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा जिसने उसकी परीक्षा की है और जो ऐसी दस्तावेज की परीक्षा करने में क्या था? कुशल था। तो 2 ट्रक दस्तावेज थे और कितना घोटाला हुआ रुपयों का, बस यही सार देना है।
तो एक कुशल व्यक्ति जाएगा जो आपका कह सकते हैं कि पूरा कागज पत्तर देखेगा और सार लिख कर किसको दे देगा आपका न्यायालय को। तो धारा 45 थोड़ा लास्ट में जोड़िए भाई, कितने विषयों पर न्यायालय एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकता है। धारा 45 में 5। एक्सपर्ट कौन होगा, जो 5 विषयों में विशेष क्या रखता हो, कुशलता। अब यह भी पॉइंट बन सकता है, मैं बताया था विशेष कुशलता कैसे पाई जा सकती है। तो आपका पहला बताए थे पढ़ाई लिखाई यानी कि उपाधि द्वारा, दूसरा शौक द्वारा और तीसरा अनुभव द्वारा और उपर्युक्त सभी। तो बताइए विशेष कुशलता कैसे पाई जाएगी। हाँ, यानी कि आपका पढ़ाई लिखाई द्वारा भी यानी कि उपाधि द्वारा भी, दूसरा आपका अनुभव द्वारा भी और तीसरा कौन सा, शौक द्वारा। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्या मारकर आना है, उपर्युक्त सभी। इस प्रकार आपका 65 अब जाके समाप्त हुई। काफ़ी बड़ी धारा थी भाई आपका, लेकिन समाप्त हो गई आज। तो भाई रेस्ट ले लिए तो आईपीसी चलेगी, 15 मिनट बाद अभी आईपीसी चलेगी।